गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। राष्ट्रीय शक्ति के अर्थ को हमने देखा था। अर्थ का अर्थ था दूसरों को प्रभावित करना, प्रभावित करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना। और आज हमें देखना है राष्ट्रीय शक्ति के आधारभूत तत्व। राष्ट्रीय शक्ति के का निर्माण विभिन्न तत्वों से मिलकर होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। राष्ट्रीय शक्ति है वो अविभाज्य सत्ता है, मतलब उसे बांट नहीं सकते अपने। राष्ट्रीय शक्ति के अंदर वृद्धि है वो धीरे धीरे होती रहती है और प्रत्येक राष्ट्र का लक्ष्य है वो अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना होता है। तो राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तत्व हैं वो हम आज देख रहे हैं। उसको लेकर मॉर्गेनथाउ के द्वारा विचार प्रकट किया गया है। मॉर्गेनथाउ ने कहा है कि शक्ति है वो दो भागों में बांटा है और दो भागों में स्थायी और अस्थायी तत्वों को उन्होंने शामिल किया है। और इसी को आगे पामर पार्किंस है। पामर पार्किंस ने इन तत्वों को उन्होंने भी दो भागों में बांटा है। दो भाग हैं, मानवीय मूर्त या गैर मानवीय अमूर्त। गैर मानवीय तत्वों में दो तत्व हैं, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। और मानवीय तत्वों के अंदर 5 तत्व शामिल किए हैं उन्होंने, जो हैं जनसंख्या, तकनीक, विचारधारा और नेतृत्व। द्वारा बोल रही हूँ, जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधारा, मनोबल और नेतृत्व। मॉर्गेनथाउ के वर्गीकरण के आधार पर राष्ट्रीय तत्वों को दो प्रमुख आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है, स्थायी और अस्थायी का विभाजन है, पर विशेष विश्लेषण किया है मॉर्गेनथाउ ने। अब हम मॉर्गेनथाउ के स्थायी तत्व और पामर पार्किंस के गैर मानवीय तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो मॉर्गेनथाउ के स्थायी तत्वों में पहला है भूगोल। भूगोल है वो राजनीति, भूगोल के संबंध में जो राजनीति विचारक हैं जिन्होंने अहम कार्य किया है वो है स्पाइकमैन, हाउसफर, मैकाइंडर आदि। भूगोल को राष्ट्र शक्ति का सर्वश्रेष्ठ तत्व मानते हैं। इसमें नेपोलियन की कोटेशन है। उन्होंने कहा है, किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे स्कूल लेक्चरर, RAS वगैरह में पूछा गया प्रश्न है, तो ये कोटेशन आप याद कर लेना। किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। ये कथन किसका है? नेपोलियन का। इसी प्रकार पैडलफोर्ड लिंकन ने भी कहा है कि भौतिक भूगोल विश्व राजनीति को अधिक निरंतर रूप से प्रभावित करने वाला तत्व है। यह उन आवश्यकताओं, लक्ष्यों, नीतियों, शक्तियों को प्रभावित करता है जिसे राज्य अपने हितों की पुष्टि के लिए अपनाते हैं। भूगोल के अंदर हम किस किस चीज़ को शामिल करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। भूगोल में आएगा मानचित्र, स्थलाकृति, जलवायु और अवस्थिति। पहले हम इसमें देखेंगे मानचित्र। मानचित्र का रूप सदैव भूगोलिक होता है। अनेक बार राष्ट्र अपनी नीतियों को उचित ठहराने के लिए और दूसरे विचारों का खंडन करने के लिए मानचित्र का प्रयोग करता है। जैसे हमने देखा ना कि भारत और चीन में सीमा विवाद है, तो वो मैकमोहन रेखा को लेकर मानचित्र का झगड़ा चलता रहता है। भारत, चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में दिखा देता है तो भारत उसका विरोध करता है। इसी प्रकार भारत और बांग्लादेश को देखें तो वहाँ न्यू मोर द्वीप है, उसके स्वामित्व की समस्या है, तो वो भी मानचित्र को लेकर आपस में झगड़ा किया जाता है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है स्थलाकृति। स्थलाकृति है राष्ट्र का भू विस्तार उसकी शक्ति को प्रभावित करता है। यदि उसमें अधिक जनसंख्या, स्थलाकृति मतलब जो राष्ट्र है उसकी शेप कैसी है, उसके चारों तरफ भौगोलिक जो संरचनाएं हैं वो कैसी है। राष्ट्र समुद्र से घिरा है या पर्वतमालाओं से घिरा है
अगर समुंदर या पर्वतमालाओं से घिरा है तो वो दूसरे राष्ट्रों से ज़्यादा सुरक्षित रहता है और प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा की जाती है। तो ये चीज़ें स्थलाकृति के अंदर आती है। राज्य जैसे अफ्रीका की जो भौगोलिक जो स्थलाकृति है वो उसकी उन्नति में बाधक है। ब्रिटेन है वो चारों ओर से समुद्र से घिरा है, तो यह उसके लिए वरदान है। उसमें के बाद हमें भूगोल में एक टॉपिक और देखना है और वो है आकार। आकार किसी भी देश का भू विस्तार कितना है वह उसकी शक्ति को प्रभावित करता है। अगर कोई राष्ट्र बहुत बड़ा है और उसके अंदर प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं तो वो निश्चित रूप से एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। अगर कोई राष्ट्र की स्थलाकृति छोटी है और उसमें संसाधन भी नहीं है तो वो एक कमज़ोर राष्ट्र के रूप में होगा, वो उतनी महाशक्ति नहीं बन पाएगा। लेकिन एक राष्ट्र अगर आकार में छोटा है लेकिन उसके पास संसाधन पर्याप्त हैं तो यह उसको एक महाशक्ति के रूप में उभार सकता है। जैसे जापान है, जापान एक देश छोटा होते हुए भी उसके पास प्राकृतिक संसाधन है पर्याप्त मात्रा में, तो वो महाशक्ति के रूप में अच्छा कार्य कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे भूगोल में जलवायु। जलवायु को बी जॉन विचारक हैं ने अपने लेख द पावर इन्वेंट्री एंड नेशनल स्ट्रेटजी में लिखा है, राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण पर प्रभाव डालने वाला एक और भौगोलिक तत्व किसी देश की जलवायु को मानना है। जलवायु का देश के नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास से गहरा संबंध है। इसका भूमि के उत्पादन, श्रमिकों की कार्यक्षमता, जनता के चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। समशीतोष्ण जलवायु के राष्ट्र शीत व उष्ण जलवायु के राष्ट्रों से ज़्यादा प्रगति करते हैं। कम वर्षा, अधिक वर्षा, प्राकृतिक आपदा ये भी देश के विकास को प्रभावित करती है। और अब हम 5 नंबर पे भूगोल में देखेंगे अवस्थिति। अवस्थिति मतलब लोकेशन। राष्ट्र जो हमारा विश्व है उसमें जो हम ग्लोब देखा होगा आपने, ग्लोब के अंदर उसको ग्लोब को एकदम बीच में से 2 भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा है। अगर आपके पास जियोग्राफी रही है तो आपने पढ़ा होगा। भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें हैं वो 2 बार पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी है वो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र पर होती है। फिर हम जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे शीत ज़्यादा पड़ेगी। और जो ये गर्मी का प्रभाव है ये भूमध्य रेखा, ओब्लिक विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, तीनों एक ही रेखा के नाम हैं, उससे लेकर करक और मकर रेखा तक के प्रभावित है। तो इन जो करक और मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके राज्यों का तापमान, निवासियों का स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इससे राष्ट्रों के उद्योग, व्यापारिक केंद्र उचित अवस्थिति के अनुसार ही विकसित होते हैं। समुद्र अथवा जल शक्ति में शक्तिशाली होना भी अवस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे ब्रिटेन है वो महाशक्ति के रूप में उभरा तो उसकी जो अवस्थिति है वो समुद्री है, वो चारों ओर समुद्र से घिरा है तो उसको अपनी सुरक्षा की चिंता इतनी नहीं करनी पड़ती। और अब है नेक्स्ट जो स्थायी जो तत्व हैं उसमें दूसरे के अंदर हम देख रहे हैं वो है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में राष्ट्रीय शक्ति निर्धारण के स्थायी तत्व के रूप में प्राकृतिक संसाधन का महत्वपूर्ण स्थान है। मॉर्गनथाउ ने इसे राष्ट्रीय शक्ति का स्थायी तत्व माना है। पामर पार्किंस ने प्राकृतिक जो संसाधन है उसके अंदर 5 चीज़ों को शामिल किया है। 5 चीज़ों में उन्होंने कच्चा माल, खनिज पदार्थ, औद्योगिक शक्ति, खाद्य सामग्री, कृषि उपज आदि को शामिल किया है। मॉर्गनथाउ ने 2 भागों में बांट दिया। इसमें उन्होंने कच्चा माल और खाद्य सामग्री। कच्चे माल को हम जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोल आदि प्रमुख आते हैं। अब हम देखेंगे खाद्यान्न। खाद्यान्न राष्ट्रीय शक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। मॉर्गनथाउ के अनुसार अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर राष्ट्र उस राष्ट्र की तुलना में अनेक दृष्टियों से श्रेष्ठ है जो अनाज दूसरे देशों से आयात करते हैं।
20वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती मनुष्य और भूख के बीच होने वाली दौड़ है। इस प्रकार खाद्य संसाधन के अभाव में जिस देश को दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, वो स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का संचालन है वो नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट देखेंगे खनिज पदार्थ अथवा कच्चा माल। खनिज पदार्थ अथवा कच्चा माल भी राष्ट्रीय शक्ति का विशिष्ट साधन है। इसके संदर्भ में गायरिन का कथन है, माखन खाने से हमारी सेनाएं सिर्फ मोटी होती हैं, जबकि इस्पात इसको ताकतवर बनाता है। अर्थात प्राकृतिक संसाधन जैसे यूरेनियम, इस्पात, कोयला, पेट्रोलियम आदि हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। रूस और अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश इतना आत्मनिर्भर नहीं है इन संसाधनों में, इसीलिए ये दोनों देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरे। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षमता। औद्योगिक क्षमता राष्ट्रों की विकसित और औद्योगिक क्षमता भी राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। औद्योगिक राष्ट्र ही अपने खनिजों का लाभ उठा सकते हैं। मतलब जब आपके पास टेक्निक होगी, उद्योग होगा, तभी आप संसाधनों का फ़ायदा उठाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो पाओगे। परमाणु शक्ति के विकास में भी औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक युद्ध व यातायात की तकनीक ने भारी उद्योग धंधों का विकास को राष्ट्रीय शक्ति का एक अभिन्न तत्व बना दिया है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति के अस्थायी तत्व, सामाजिक तत्व। तो अस्थायी और सामाजिक तत्वों में पहले नंबर पे आती है जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण संसाधन है। कम जनसंख्या वाले देश भी इस विज्ञान के युग में शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन अधिक जनसंख्या वाले देशों को शक्तिशाली होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके संबंध में शलीचर ने लिखा है, जब तक उत्पादन और युद्ध के बीच मनुष्य की आवश्यकता होगी, तब तक यदि अन्य तत्व समान रहे तो भी जिस राज्य के पास इन दो कार्यों के लिए बड़ी संख्या में लोग होंगे, वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान होंगे। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानवीय शक्ति, औद्योगिक और सैनिक क्षमताओं का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व जनसंख्या है। और प्रामाणिक रूप में अधिक जनसंख्या वाले देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने, सेना में योग्य व सफल नागरिकों की भर्ती करने, अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने में समर्थ होते हैं। लेकिन वहीं जनसंख्या का गुणवान, क्षमतावान और शिक्षित होना आवश्यक है। वैसे हम देखें तो जैसे अमेरिका है, रूस है, जापान है आदि देश हैं, उनकी जनसंख्या भारत और चीन के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो अपने गुणवान, क्षमतावान और शिक्षित नागरिकों की वजह से महाशक्ति के रूप में उभरे हैं। विज्ञान और तकनीकी ज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति में विज्ञान और तकनीक का खासा महत्व है। इसके संबंध में क्विंसी राइट ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेष रूप से तकनीकी ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो आविष्कार और भौतिक संस्कृति की प्रगति को विश्व की राजनीति से संबंधित करता है। यह यांत्रिक प्रयासों के विकास की कला है जो युद्ध, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा और संचार साधनों में प्रयोग की जाती है। श्रेष्ठ तकनीकी ज्ञान से युक्त राष्ट्र ही आज समृद्धिशाली और आधुनिक शक्ति राष्ट्रों से सुसज्जित हैं। इसके बाद हम देखेंगे सैनिक तैयारी। सैनिक तैयारी किसी राष्ट्र की शक्ति और विदेश नीति को उस राष्ट्र की सैनिक तैयारी के व्यापक रूप से प्रभावित करती है। रॉबिन्स ने कहा है, सैनिक तत्व ऐसा तत्व है जो विदेश नीति को समर्थन देने और राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहन देने की क्षमता रखता है। सेना का संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों स्तर से उच्च होना चाहिए। प्रशिक्षित और नवीन टेक्निक से संपन्न होनी चाहिए सेना। अब है विचारधारा। विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण साधन है।
प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक खास विचारधारा होती है जिसके लिए वहाँ के नागरिक बलिदान करने को तैयार रहते हैं। विचारधारा है क्या? विचारधारा जीवन, समाज, सरकार संबंधी विचारों का एक समूह है जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नारों, युद्धों के नारों से उत्पन्न होती है। यह लगातार प्रयोग उसको एक विशेष समुदाय, दल और राष्ट्रीयता का प्रमुख विश्वास और सिद्धांत बना देता है। विचारों का समूह है जिससे जनता का लगाव हो, जनता के सोचने का एक टेक्निक हो, एक तरीका हो। अब है राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माणक तत्वों में राष्ट्रीय मनोबल का बहुत स्थान है। मनोबल राष्ट्रीय शक्ति का भावात्मक तत्व है। इसका अर्थ है राष्ट्र के निवासियों की निष्ठा, विश्वास और साहस। मॉर्गनथाउ ने कहा है, राष्ट्रीय मनोबल निश्चय का वह अनुपात है जिससे कोई राष्ट्र युद्ध और शक्ति के समय सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता है। इसमें राष्ट्र की समस्त क्रियाएं आ जाती हैं। मनोबल है, राष्ट्रीय मनोबल शब्द का अर्थ होता है मानसिक दशा, लोगों का अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति, प्रेम। इसे मनोबल के रूप में देख सकते हैं। युद्ध के समय प्रचार के द्वारा जनता का मनोबल महत्व को उन्नत करने का प्रयास किया जाता है। अब है सूचना संग्रहण। सूचना संग्रहण जिसका उद्देश्य है ज्ञान पैदा करना, विदेशी मामलों में जनता में जागरूकता लाना, दूरदर्शिता प्रयोग करना और दुश्मन के हमले के समय स्थान, प्रबलता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। इससे कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली बन सकता है। नेतृत्व, कुशल नेतृत्व का तो हमें पता ही है, शांति और युद्ध दोनों में ही महत्व है। कुशल नेतृत्व के द्वारा राष्ट्र शक्ति के सभी तत्वों का प्रयोग कर सकता है। जो अभी तक हमने भूगोल और प्राकृतिक संसाधन और अन्य तत्व देखे, उन सभी की सफलता और असफलता कुशल नेतृत्व पर निर्भर करती है। संगठन और सरकार की योग्यता। संगठन और सरकार की योग्यता के बारे में डाइक ने लिखा है, राज्य के अंदर सरकार के संगठन और सरकार का प्रभावशाली होना राष्ट्रीय शक्ति का एक साधन है। साधनों के उचित प्रयोग और शक्ति के प्रयोग के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। केवल सरकार ही राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को संगठित कर सकती है और जो तत्व हैं उन्हें संरक्षित रख सकती है और भविष्य के लिए बढ़ा सकती है। विदेशी सहायता पर निर्भरता। विदेशी सहायता का मतलब है संधि, सहयोग, समझौतों के रूप में, जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की मदद करता है। जैसे उदाहरण के लिए खाड़ी युद्ध रहा है, जहां अमेरिका ने अनेक सहयोगी राष्ट्रों की मदद की। वर्तमान में तकनीक आत्मनिर्भरता के युग में हमें कई मामलों में दूसरे राष्ट्रों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और यही विदेशी सहायता और निर्भरता है, वो किसी भी देश को शक्तिशाली बनाती है। अब है कूटनीति। मॉर्गनथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क कहा है। अभी छोटा प्रश्न बन गया, राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क क्या है? कूटनीति। और मस्तिष्क कहा किसने? मॉर्गनथाउ ने, जो विदेश नीति के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कूटनीति एक कला है जिसमें कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को दूसरे राष्ट्र के हितों से आगे रखता है। अब है राष्ट्रीय शक्ति में कई तत्वों का समावेश हो गया है। राष्ट्रीय शक्ति में जो हमने ऊपर के तत्व देखे, उसके अलावा भी विभिन्न तत्वों का समावेश होता जा रहा है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अत्यधिक कम जनसंख्या होते हुए भी कई देश महाशक्ति के रूप में उभरे हैं। तकनीक है, संचार है और क्षेत्रीय संगठन हैं। आज राष्ट्रीय उत्पादों की दृष्टि से हम देखें तो भारत विश्व में प्रथम 10 राष्ट्रों में आता है। भारत को अगर राष्ट्रीय शक्ति के रूप में देखा जाए
और सैन्य क्षमता की बात करें तो भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है। पूरे विश्व में भारत सैन्य संख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। भारतीय सेना आधुनिक शस्त्रों से लैस है। वायु क्षेत्र में भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। 700 विमान, ब्रिटिश जुगुआर, फ्रांसिस मिराज, मिग-3, मिग-27, मिग-29 आदि भारत के पास अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। निकट भविष्य में भारत को हम एक महाशक्ति के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि शक्ति के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक हैं और भारत के पास इन तत्वों में से कौन कौन से तत्व हैं और भारत भविष्य में एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा।